दोस्तों नमस्कार। यह अमृतकाल है और अमृतकाल में बजट कैसा होगा। बजट को लेकर कोई भी सामान्य व्यक्ति इस देश में यही सोचता है कि अगर वह बेरोजगार है तो बजट को एक बार देख ले। काम मिले ना मिले लेकिन राहत तो मिल ही जाएगी। कुछ रोजगार की दिशा में बढ़ते हुए कदम लगातार सोचते हैं कि आने वाले वक्त में उन्हें वाकई काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। किसान सोचता है फसल की कीमत मिलेगी या नहीं मिलेगी। इंडस्ट्री वाला सोचता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वाला सोचता है कि चिमनियों से निकलता हुआ धुआं बंद तो नहीं हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी सोचती है कि डिमांड जो कम हो चली है वो बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। लेकिन जब अमृतकाल से बजट को जोड़ दीजिएगा तो वो बजट सिर्फ अमृतकाल के आश्रय भविष्य को देखना शुरू कर देगा। और आज संसद के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो अमृतकाल का जिक्र गति शक्ति से किया और उस गति शक्ति के आश्रय जो 7 इंजन लगाने की कोशिश की, वह 7 इंजन इस देश में कॉरपोरेट के हाथों बिक्री के लिए तैयार हैं। इस देश के भीतर के बजट में आम आदमी की कोई जगह है या नहीं है, अब यह सवाल बचा नहीं है। एक बजट एक साल का होता है या आने वाले 25 बरस को लेकर जो सोच होती है उसे दिखलाना शुरू कर दे। कोई भी बजट उससे पुराने के बजट में क्या कुछ अधूरा रह गया इसे बताने की जरूरत भी महसूस की जाती है या फिर कोई नया नाम देकर नई दिशा में बढ़ने की कोशिश होती है। यह अमृतकाल का बजट है, इसीलिए जरा ध्यान देने की कोशिश कीजिएगा। पहली बार इस देश को डिजिटल बनाने की सोच भी है और इस देश में डिजिटल इकोनॉमी लाने की मान्यता भी है। क्रिप्टो करेंसी को भी मान्यता दे दी गई है और रिजर्व बैंक भी अपनी डिजिटल इकोनॉमी लेकर लाने को तैयार है। यानी हो सकता है आने वाले वक्त में इस देश की सत्ता और सरकारों के हाथों से करेंसी भी निकल जाए। यह एक अंदेशा भर है, लेकिन फिर भी लौटिए उसी बजट पर जिससे बहुत सारी आस इस देश के युवाओं की थी, किसानों की थी, महिलाओं की थी, टैक्स पेयर की थी, सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए लोगों की थी, मजदूरों की थी, इंडस्ट्री की थी। लेकिन यह अमृतकाल का बजट है और इस अमृतकाल के बजट के भीतर में एक एक पन्ने जो इस बजट के निकल कर आए हैं, यह पूरा डिजिटल बजट है, लेकिन उसको आप प्रिंट करके निकाल सकते हैं। तो हमने भी डिजिटल बजट को प्रिंट करके निकाला है क्योंकि डिजिटल इंडिया से किसान जुड़ नहीं पा रहे हैं। इस देश के युवाओं को और बच्चों को जिन्हें शिक्षा दी जानी है उसके बजट का कोई जिक्र नहीं हुआ, वह भी कम हो गया। जो 1 बरस तक किसानों का आंदोलन चला और एमएसपी को लेकर अब भी अटका हुआ है, उसकी भी जानकारी निकल कर आई कि पिछले बरस एमएसपी को लेकर जो 2,42,000 करोड़ खर्च किए गए थे, इस बार वो घटकर 2,37,000 करोड़ हो गए। ये कैसा बूस्टर स्ट्रोक है अमृतकाल का, क्योंकि इंपोर्ट को लेकर इस बात का जिक्र लगातार हो रहा है कि बाहर से जो माल आता है ये कहां जाता है, यहां कंज्यूमर तो है नहीं। बजट में इसका कोई जिक्र नहीं है। बेरोजगारी में रोजगार मांगने वाले जब ज्यादा हैं, उनके लिए जो रास्ता बनाया गया है वह अपने तौर पर अनूठा रास्ता है। हम उस दिशा में आए उससे पहले 4 सवाल और हैं। इंडस्ट्री के सामने 70% इस दौर में काम कम हो चला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के पास डिमांड नहीं है। असमानता इस दौर में बहुत ज्यादा बढ़ी है और ग्रामीण भारत की आय में लगभग 11% तक की कमी आ चुकी है। उसके बाद इस बजट को पढ़ते समय आपके जहन में कुछ बातें साफ हो जाए। इस बजट में एमएसएमई को लेकर कुछ नया नहीं है, मिडिल क्लास को लेकर कुछ भी नया नहीं है, एजुकेशन सेक्टर को लेकर कुछ भी नया नहीं है, हेल्थ सेक्टर को लेकर कुछ भी नया नहीं है। तो आपका सवाल होगा तब बजट क्या है। दरअसल ये गति शक्ति जो है ये सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह, ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ बजट है। प्रधानमंत्री गति शक्ति ही आने वाले 25 सालों में इस अमृतकाल को कुछ ऐसा जिला देगी कि भारत की आजादी के जब 100 बरस हो जाएंगे उस समय भारत एक शानदार होगा। लेकिन इसके भीतर जब झांकना शुरू कीजिएगा, रेलवे निजीकरण की दिशा में जा चुका है। रेलवे को लेकर कोई चिंतन मनन इस बजट में नहीं किया गया। एयरपोर्ट का भी जिक्र है और एयरपोर्ट आज की तारीख में अडानी को दिया जा रहा है। रेलवे के लिए अडानी तैयार है। वो अपने सभी बंदरगाहों को रेलवे से जोड़ने के लिए उन्होंने 7 सेक्टर जो रेलवे लाइन बिछाने के हैं उसके लिए उन्होंने सरकार के पास अर्जी भी डाल दी है। लेकिन फिर लौटिए बंदरगाह। इस देश में बंदरगाह का किंग तो एक ही है, उसका नाम है अडानी।
यानी रेलवे, एयरपोर्ट, बंदरगाह तीनों प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। सड़क पीपीपी मॉडल के साथ साथ भी टोल टैक्स के आश्रय प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेकर आएंगे, लेकिन लेकर आएंगे कहने से काम चल गया तो फिर यह अमृतकाल है। कुछ अगर खाका बताया जाता तो यह बजट होता, जिसका कोई जिक्र नहीं है। वाटरवेज को लेकर भी जिक्र किया गया, किस तरीके से लाएंगे कोई जिक्र नहीं, और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यह दूर की गोटी है। अब इसके भीतर आपके जहन में दो सवाल आने चाहिए। पिछले बजट में भी कोई जिक्र किया गया था, याद कीजिए, इससे पहले 100 स्मार्ट सिटी का जिक्र होता था। इस बार कॉम्परेटिव अर्बन हाउसिंग प्लानिंग को लेकर जिक्र हो रहा है, भूल गए उसको, एक नया नाम जड़ दिया गया। और इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो सरकार को पैसा चाहिए था, वह लगभग माना गया था इन्वेस्टमेंट 36% होगा, वो वही घट चुका है, 30% इन्वेस्टमेंट हुआ। यानी प्राइवेट सेक्टर भी सरकार के साथ जुड़कर काम करने की परिस्थिति में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। बजट में इससे स्किप किया गया, यानी इसको किसी भी तरीके से अपने हस्ते से झाड़ दिया गया। सरकार ने अपने तौर पर यह काम किया। सवाल यहां पर रोजगार का था। जिक्र किया गया कि मेक इन इंडिया से तकरीबन 60 लाख रोजगार संभव है। यह मेक इन इंडिया का खेल क्या है, खास तौर से तब जब भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तुलना में कम हुआ है। यहां तक कि चीन में भी भारत जो सामान बेचता है और चीन का जो माल भारत में आता है, वह चीन का माल भारत में आना इस दौर में बढ़ गया है। और माल भारत का जाना वह अगर 5% बढ़ा है तो उसका माल आना लगभग 30% बढ़ा है। यह चीन का जिक्र इसलिए क्योंकि इसी परिप्रेक्ष्य में पूरी दुनिया में भारत जो भी एक्सपोर्ट कर रहा है और जो इंपोर्ट कर रहा है, इस दौर में इंपोर्ट की तादाद बढ़ चुकी है। लेकिन हम मेक इन इंडिया से 60 लाख रोजगार पैदा करेंगे, इसका जिक्र किया गया है। आत्मनिर्भर भारत 16 लाख रोजगार यहां से भी जिक्र किया गया है, आ जाएगा। और इसके ठीक समानांतर जैसे ही युवाओं का जिक्र आता है तो युवाओं के लेकर क्या करने वाले हैं। देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में वीसीओ का ना होना, माने वाइस चांसलर्स का ना होना, यह तो एक एजुकेशन का मसला है। 10,000 से ज्यादा रिक्त पदों का भी जिक्र होना है। लेकिन एक नई सिचुएशन आ रही है कि यूनिवर्सिटीज के लिए बजट बढ़ाने की प्रक्रिया में सरकार नहीं है। तो ऐसे में युवाओं को हम स्किलिंग, अप स्किलिंग में ले जाएंगे, जो रीस्किलिंग के लिए और डिजिटल और ई पोर्टल लॉन्चिंग किया जाएगा। यानी एक ऐसी परिस्थिति में हम लेकर आएंगे जहां पर युवा जो है वह सामने प्रोफेसर की जगह लैपटॉप खोल ले, कंप्यूटर खोल ले, मोबाइल खोल ले, उसी की प्रोसेस में हर चीज स्किल्ड भी होगा और पढ़ाई भी करेगा। क्योंकि डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने पर सरकार की सहमति, अब डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली जाए। अब ई विद्या स्कीम, यानी इसी कंप्यूटर के जरिए आप पढ़ाई कर लीजिए। 200 से 400 टेलीविजन चैनल्स जो हैं एजुकेशन के लिए होंगे, और ई कोर्स जो है टेलीविजन, मोबाइल, रेडियो सब पे चलेगा। ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि एक क्लास के लिए एक चैनल, एक टेलीविजन चैनल उसके लिए क्रिएट कर दिया जाए। यानी जिस देश के भीतर में सरकार बाखूबी जानती है कि इस देश में कितनों के पास लैपटॉप है, कितनों के पास मोबाइल स्मार्टफोन है, कितनों के पास इंटरनेट की सुविधा है, कितनों के पास टेलीविजन सेट है, लेकिन उनको पढ़ाई वहीं से करनी है। आज लालू यादव भी याद आ गए। उन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला था, कहा था कि आप गाय भैंस चराने जाते हैं तो जाइए गाय भैंस चराने के लिए, वहीं पर ब्लैक बोर्ड लगा देंगे और वहीं पर आप गाय भैंस चराते हुए भी पढ़ाई कर लेंगे। बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम माना गया था इस पूरी प्रोसेस को। इसका एक नया वर्जन आ गया है, ई पढ़ाई। यानी आप कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी के जरिए पढ़ाई कीजिए, आपको कोई प्रोफेसर पढ़ाने नहीं आएगा, प्रोफेसर का भाषण उस पे चल रहा होगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को भी इसी तरीके से इस दौर में 40% एजुकेशन उसी से जोड़ा जा रहा है। यानी आने वाले वक्त में प्रोफेसर्स की नियुक्ति करने की जरूरत नहीं है, उस सामान को बेचने की जरूरत है जो इस मार्केट में कुछ कमा पाए और उस इंडस्ट्री को कहीं ऑक्सीजन मिल जाए तो लोग टीवी खरीद लें, मोबाइल खरीद लें, कंप्यूटर खरीद लें और इंटरनेट की सेवा ले लें, उसी से पढ़ाई कर लें। जबकि भारत के भीतर में लगभग 62% छात्रों की स्थिति इस लॉकडाउन में निकल कर आई कि वह
ऑनलाइन पढ़ाई कर पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन इस अमृतकाल में यह सोचा गया है, यह एक बड़ी बात है। 25,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार किया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन में भी लगभग 20,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। एमएसएमई को लेकर जो 50,000 करोड़ का एक्सपेंड करने की बात है, जो इस देश के एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे पिछड़े हुए जिले हैं, उसमें सरकार ने मान लिया कि 95% जिले, 112 जिलों में से 95% जिलों में खान पान और डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्पिटिवली बेटर हो गया है। अब आप इस देश के 650 जिलों में से इस 112 जिलों को कभी परखना शुरू कीजिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट सरकार की साइट पर है। उसमें बस्तर भी आता है, उसमें झारखंड का डाल्टनगंज भी आता है, उसमें तमाम वह बिहार, उत्तर प्रदेश के ऐसे ऐसे जिले हैं, मध्य प्रदेश के जो पिछड़े इलाके हैं, जहां पर अभी भी 2 जून की रोटी मुहैया कैसे हो, यह सवाल इतना बड़ा अनसुलझा है। इसको सिर्फ इससे समझ लीजिए कि जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, वहां के लगभग 98% लोग 5 किलो फ्री अनाज पर ही जी रहे थे इस कालखंड में। बाकी जगहों पर तादाद कम थी, 50%, 60%, 70%, वहां 92% तक गया है। वहां की हालत बड़ी बदतर है। लेकिन सरकार ने मान लिया कि इन जिलों की स्थिति बेहतर हो चली है। इसको एक नजरिया नल से जल मिशन के तहत भी परखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस बार भी इस बात का जिक्र किया गया कि 50,000 करोड़ रुपए हर घर नल को लेकर जोड़ा जा रहा है। लेकिन हमने बुंदेलखंड का जिक्र पिछले दिनों किया था और वहां के पूरे डाटा का जो अध्ययन किया, सरकारी फाइलों में 80% घरों में नल से जल आने लगा है। लेकिन बुंदेलखंड की स्थिति यह है कि एवरेज हर जिले में लगभग 12 से 15% के आगे बात बढ़ नहीं पा रही है। तो सरकार की रफ्तार इतनी तेज होती है अपनी योजनाओं को सफल बताने को लेकर कि अक्सर जमीन और जनता पीछे छूट जाती है, सरकार आगे निकल जाती है। और शायद इसी दृष्टि से इस बार 400 वंदे मातरम रेलगाड़ियों का जिक्र किया गया। लेकिन याद कीजिए, पहला बजट 2014 में जब नरेंद्र मोदी का पहला बजट आया था, उसमें बुलेट ट्रेन का जिक्र था। बुलेट ट्रेन तो आ जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं आई। अब यहां पर सवाल आता है किसान का, जिसको 2022 तक उसकी आय दुगनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन आय की परिस्थिति इतनी नाजुक है। उसका एक नजरिया हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश से भी अगर आप समझ लें, सरकार कहती है कि किसानों की आय इस देश में एवरेज 10,218 रुपए प्रति महीना की कमाई है। अगर आप इसे भी मान लें तो आय दुगनी जो होने का ऐलान किया गया था, उस समय जो एवरेज थी वो 8,000 थी। अब उत्तर प्रदेश में देश के एवरेज से भी कम सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 8,061 रुपया प्रति माह का है। यानी किसानों की आय दुगनी तो दूर की गोटी है। अब यहां पर सवाल है कि एमएसपी को लेकर सरकार ने कम कर दिया, 2,42,000 करोड़ से घटाकर 2,37,000 करोड़ कर दिया। लेकिन सरकार के आंकड़े किसानों को लेकर बड़े ही संवेदनशील हैं। वह छोटे और सीमांत किसानों का जिक्र लगातार करती है। गंगा के किनारे 5 किलोमीटर तक की जमीन पर ऑर्गेनिक खेती की जाएगी। ऑर्गेनिक खेती करने का मतलब क्या होता है और उसका जो बाजार होता है, वह कौन सा तबका तलाशेगा और कौन सा तबका वहां पर खेती करेगा, इसका मतलब बहुत साफ समझ लीजिए कि अगर इसको मस्ट कर दिया जाए, यानी कानूनी रूप से इसको कह दिया जाए कि अब यही होगा, तो इस देश में गंगा किनारे रहने वाले लोग जो किसान हैं उनको अपनी जमीन बेचनी पड़ जाएगी। यानी इस देश का सच यही है कि नदियों के किनारे और नदियों के आश्रय ही इस देश की फसल उगती है। और वित्त मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इस देश की जमीन और नदी और इंद्र भगवान ही है। उनके लिए सरकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर काम नहीं करता है, क्योंकि इस देश की पूरी जमीन को अगर माप लीजिएगा तो सिर्फ अभी भी 27 से 29% ही सिंचाई की व्यवस्था सरकार कर पाई है। आजादी के 70 बरस के बाद आप कहेंगे कांग्रेस को भी जोड़ लीजिए, तमाम सरकारों को जोड़ लीजिए और इस सरकार के 8 बरस भी जोड़ लीजिए। इसको भी जहन में रखिए जिन बातों का जिक्र होता है। लेकिन बहरहाल फल और सब्जी उगाने वालों को राज्य सरकार साथ में मदद करेगी, टेक्नोलॉजी के लिहाज से, बीज के लिहाज से।
जमीन के दस्तावेजों का डिजिटीकरण होगा, डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा और जो ड्रोन उड़ता है उस ड्रोन के जरिए जो है फसल का मूल्यांकन होगा, भूमि का रिकॉर्ड रखा जाएगा, कीटनाशकों का छिड़काव होगा और जो किसान बीमा योजना है उसको जब हमने परखना शुरू किया तो इस देश के भीतर में जो बीमा कंपनी थी उनको जितना लाभ हुआ उस तुलना में किसानों का लाभ सिर्फ 6% किसानों को मिल पाया। कंपनियों का लाभ ही लगातार और नेटवर्थ बढ़ते चला गया, किसानों तक सिर्फ 6% पहुंचा। यह इस देश के बजट में बताना चाहिए था, लेकिन यह अमृतकाल का बजट है। अब यहां पर सवाल है कि जो सरकार ने डाटा दिया है कि 2021-22 में 163 लाख किसानों से 1208 मीट्रिक टन गेहूं धान खरीदा जाएगा, इस बात का जिक्र किया गया और 2022 में लगभग 1,000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद, यानी इससे 1 करोड़ किसानों को लाभ होगा। हमने सरकार के किसानों को लेकर जो पूरा का पूरा बजट में हिस्सा जब उसे परखना शुरू किया तो हमारे जहन में तुरंत छोटे और सीमांत किसान ही आए, जिनकी तादाद सरकार के फाइलों में लगभग 9.5 करोड़ है। उन 9.5 करोड़ में से अगर सारी सुविधाएं बांट भी दी जाए, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट हो, जो सम्मान निधि दिया जाता है, कुछ भी आप देते चले जाइए एवरेज, और इतना ही नहीं उसमें मनरेगा को भी जोड़ लीजिए। मनरेगा के तहत भी इस बार बजट बढ़ा नहीं है, वो जस का तस पुराना वाला है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों में इस देश के 9.5 करोड़ किसानों में से सरकार की पहुंच सिर्फ 1 करोड़ किसानों तक है, यानी 8.5 करोड़ किसानों तक सरकार की कोई पहुंच नहीं है। और होता यही है, हर 5-6 किसान के बाद एक किसान बोलता है हमें तो मिल गया जी, सरकार की योजना थी। बाकी 6 किसान को मीडिया भूल जाता है, वो 7वें और 8वें किसान को बोलता है यही सच है। यानी 8.5 करोड़ किसान, 9.5 करोड़ किसानों में से 1 करोड़ किसानों को तक आप पहुंच पा रहे हैं तमाम योजनाओं के जरिए, चाहे फल सब्जी, बीज, टेक्नोलॉजी, सिंचाई, ऑर्गेनिक खेती, धान की खरीद, गेहूं की खरीद, सबको जोड़ लीजिएगा तो भी यही स्थिति बन रही है। तो पहला संकट ये आ गया। अगला संकट यह है कि किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं देने का जिक्र है, लेकिन हाईटेक और डिजिटल सेवाओं में मसलन जैसे गन्ना किसान है, गन्ना किसान की फसल उगी, वह मिल में पहुंचा, मिल में जैसे ही तौला गया वैसे उसके खाते में पैसा पहुंच जाना चाहिए, इसकी व्यवस्था नहीं है। जैसे ही वो मंडी में पहुंचा या आड़तियों के पास पहुंचा या सरकार ने एफसीआई गोडाउन में रख लिया, उसकी कोई पहुंच पकड़ नहीं है कि उसको डिजिटलाइजेशन हम नहीं करेंगे। वह स्थिति आने वाले वक्त में जब कॉरपोरेट आ जाएगा, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में पैसा लगा देगा, तब हम देखेंगे। तो यह एक नई स्थिति निकल कर आ रही है, यानी डिजिटल इकोनॉमी बनाने की दिशा में सरकार बढ़ रही है। मिडिल क्लास को निराशा हुई होगी कि टैक्स का स्लैब नहीं बदला गया, मिडिल क्लास को राहत महसूस हो रही होगी, वो गलती कर देता है तो अब उसी साल नहीं बल्कि 2 साल की रियायत है, अपनी गलतियों को टैक्स भरते समय वह सुधार सकता है 2 साल तक। पता नहीं ये कितनी बड़ी रियायत है, लेकिन कॉरपोरेट टैक्स फिर से कम हो गया। कॉरपोरेट ही एकमात्र है जो इस देश को चला सकता है। इस अमृतकाल का संदेश यही है, कॉरपोरेट की पूंजी, कॉरपोरेट के हवाले सारी चीज। ये अच्छी बात है कि डिसइन्वेस्टमेंट का कोई टारगेट नहीं बताया गया, क्योंकि पिछले बरस 1,75,000 करोड़ का जो डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था उसमें से सरकार को सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए ही मिल पाए। सवाल यह था कि इस बार कहा गया एलआईसी का आईपीओ लाएंगे और एलआईसी की फाइल, एलआईसी के पैसों के जरिए सरकार ने किस तरीके से अपने लिए और अपने अनुकूल बनाने की परिस्थितियों को जिंदा रखा है। ये शेयर बाजार में जिन शेयरों को एलआईसी खरीदती है या जिस पब्लिक सेक्टर को संभालने के लिए एलआईसी की पूंजी लगाई जाती है, उससे एलआईसी की बुक लगातार और काली होती चली जा रही है। तो उसको ठीक करने के लिए वक्त चाहिए, इसीलिए आईपीओ पिछले बरस लाना था, नहीं ला पाए। अब इस फाइनेंशियल ईयर में लेकर आएंगे। कितनी कमाई होगी अभी सिर्फ अंदेशा है कि 1 लाख करोड़ या 50,000 करोड़, वो एक दूर की गोटी है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में एमएसएमई को लेकर जो 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए देने का जिक्र है, डाकघरों को भी एटीएम से जोड़ने का जिक्र है। वही एटीएम जिसमें कितनी बार आप पैसा निकाल सकते हैं, इसको लेकर भी टैक्स वसूली होने लगी है। तो डाकघरों में जो पैसा है, क्या सरकार को कहना चाहिए कि डाकघरों के एटीएम हम बनाएंगे, लेकिन एटीएम से जो पैसा निकालेंगे उसमें हम कुछ कट नहीं करेंगे? वह भी कट होगा, क्योंकि तमाम जगहों पर जो सरकार कट कर रही है
वह एक अपने आप में अनोखी चीज है। आखिरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, सरकार और रिजर्व बैंक ये मानती रही 2018-19 तक कि दरअसल क्रिप्टो करेंसी जो है उस पर आरबीआई की पकड़ नहीं होगी। इस देश की करेंसी जो है धीरे धीरे उन हाथों में चली जाएगी जिन हाथों को अपने अनुकूल चला पाने की स्थिति में सरकार नहीं है। इस बार क्रिप्टो करेंसी को भी मान्यता दे दी गई और अपनी क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन के तहत लाई जाती है वो आरबीआई भी लेकर आएगी। यानी जिसे पूंजी लगानी है क्रिप्टो करेंसी से कमाई पर 30% आपको टैक्स भरना होगा। अब आप ध्यान दीजिए, इस देश में जो टैक्स का स्लैब है उसमें जिसकी कमाई भी 30% के ऊपर आती है वो क्रिप्टो करेंसी में चला जाए क्या? और क्रिप्टो करेंसी पर आपका जो कहा गया इकोनॉमी इससे बढ़ जाएगी, लेकिन धीरे धीरे इस देश की इकोनॉमी और इस देश की इकोनॉमी से जुड़े हुए दूसरे एस्पेक्ट्स शायद उन हाथों से खेलने लगेंगे जिन हाथों पर आरबीआई का भी कमांड नहीं होगा। आरबीआई को भी इस दौर में कितना कंगाल खोखला बनाया गया। बैंकों को लेकर कुछ नहीं कहा गया। बैंकों को खोखलापन और बैंकों की जो लगातार एनपीए बढ़ने की प्रक्रिया है उसमें कैसे कुछ किया जाएगा। हालांकि बिजनेस करना आसान होना चाहिए, इसलिए तकरीबन 1482 कानून निरस्त कर दिए गए। कहा गया कि ऐसी स्थिति लाई जाए जिसमें कानूनों का रोक टोक नहीं होना चाहिए, बंदिशें होनी नहीं चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, जब हम इन बातों का आपसे जिक्र करते चले जा रहे हैं तो आपके जहन में एक सवाल होगा, यह तो आप कह रहे हैं, बजट कहां है? बजट नहीं है जनाब। इस बार देश के वित्त मंत्री ने शायद प्रधानमंत्री के मन की बात को कहा है और इसे बजट की शक्ल दे दी है, क्योंकि बजट 1 साल का होता है, उसका लेखा जोखा होता है, हर सेक्टर को दिया जाने वाला पैसा होता है, हर सेक्टर में क्या चीज़ें आने वाले वक्त में डेवलप करेगी इसको लेकर होता है, किन जगहों पर परेशानी है इसको लेकर जिक्र होता है। लेकिन जो सिलसिलेवार तरीके से निकल कर आया कि कुछ चीज़ें सस्ती हो सकती है, कपड़ा, चमड़े का सामान और मोबाइल, क्या चीजें महंगी होंगी, कैसे चीजें होंगी और इस देश के भीतर में कंज्यूमर कैसा पैदा होगा, बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं रखा गया। और बड़े ही सुनहरे अक्षरों में अगर इस बातों का जिक्र करें, यह अमृतकाल का एक ऐसा बजट है जो आने वाले 25 वर्ष को लेकर इस देश की सत्ता और सरकार क्या सोचती है और किस सपने को आपको दिखाना चाहती है, आप उसे देख लीजिए। मौजूदा वक्त में आप ये ना पूछिए इस बजट से क्या वाकई रोजगार मिलेगा, इस बजट से क्या वाकई किसानों की फसल की कीमत मिल जाएगी, इस बजट से क्या मजदूरों को काम मिलेगा, इस बजट से क्या महिलाओं को कोई रियायत और राहत है, इस बजट को लेकर क्या वाकई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डिमांड बढ़ने की स्थिति में आ जाएगा देश। इसको मत पूछिए, सिर्फ अमृतकाल अपने जहन में रखिए और यह मानकर चलिए कि यह एक ऐसा भपका क्रिएट किया गया है जो आने वाले वक्त में अगर इसी तरीके से चीजें डेवलप होती चली गई तो बजट भी गायब हो जाएगा और चुनी हुई सरकार अपने तौर पर जो सोचती है वही नियम और कायदे होंगे, जो वह सोचकर संस्थान जो उसके लिए काम करते हैं और संस्थान भी सत्तानुकूल हो गए हैं उसी को सिस्टम मान लिया जाएगा और उस सिस्टम को बताने के लिए देश का मीडिया लगातार तैनात रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के लगभग 60% से ज़्यादा गरीब परिवार, उनके लिए एजुकेशन की सुविधा कैसे किस रूप में विस्तृत की जाए उसका एक ही साधन है, यही जो हम आपसे संवाद बना रहे हैं। सामने कैमरा रहे, सामने मोबाइल रहे, सामने लैपटॉप रहे, सामने स्क्रीन पर टेलीविज़न आ जाए, यही है भारत के नए भारत की नई सोच जिसमें भारत गायब है। और ये एक आधुनिक इंडिया का एक ऐसा भवका क्रिएट किया गया है कि हम जैसे डिजिटल इकोनॉमी और 5G के जरिए रोटी भी पालेंगे, नौकरी भी कर लेंगे और जिंदगी को बेहतरीन तरीके से जी भी लेंगे। यही है 2022 का बजट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।